ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप लोगों का डेटाबेस के पहले लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेटाबेस का ज़रूरत क्यों है, ठीक है, ये क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे वैसे तो डेटाबेस में बहुत सारे मॉड्यूल में काम डिवाइड किए गए हैं, लेकिन उसके एक मॉड्यूल को आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डीएमएल का। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, पूरा लेक्चर देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए डेटाबेस जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि डेटा को स्टोर करने का चीज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि ये जो डेटा स्टोर करेगा, कैसा डेटा स्टोर करेगा, ये सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा। ठीक है, तो ये डेटा जो स्टोर करेगा वो इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर होगा। अब जैसे देखिए, इंटर रिलेटेड का मतलब समझिए, मान लीजिए आपने कॉलेज के सारे डेटा को स्टोर करके कहीं रखना है, तो आप क्या कहेंगे कि यू हैव टू क्रिएट सम डेटाबेस। ओके, वेरी क्लियर। अब देखिए, कॉलेज के डेटाबेस में कॉलेज से संबंधित इंफॉर्मेशन होगा। अब कॉलेज में क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं। अब स्टूडेंट में से संबंधित उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, उनका जो इंफॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह का डेटा किस में स्टोर होगा, कॉलेज के डेटाबेस में। ठीक है, लेकिन अब आप बताएं कि अच्छा, कॉलेज के डेटाबेस में क्या किसी रेलवे का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, नहीं ना। तो इसीलिए डेटाबेस को क्या कहा गया, इंटर रिलेटेड। वही कि ठीक है, अगर टीचर का इंफॉर्मेशन इस कॉलेज के डेटाबेस में आप स्टोर कर रहे हैं तो आप करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। लेकिन अगर बात हम कर दें रेलवे के डेटा को, हॉस्पिटल के डेटा को, कॉलेज के डेटा से क्या रिलेट करेगा, नहीं रिलेट होगा। तो डेटाबेस डेटा स्टोर करेगा, बट कैसा डेटा स्टोर करेगा, इंटर रिलेटेड, है ना, जो एक दूसरे से रिलेट करता हो। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप क्या लिखे हैं, विच हेल्प्स। अच्छा भाई, ठीक है, हम डेटा स्टोर करेंगे डेटाबेस में, इंटर रिलेटेड डेटा, तो ये क्यों स्टोर करेंगे, तो कहता है ये हेल्प करेगा क्या क्या करने में। तो देखिए, आपको एफिशिएंट रिट्रीवल। अब देखिए, कुछ शब्द इसमें नए आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझना होगा। रिट्रीवल जो टेक्निक है, शब्द है, ये क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। ओके, तो वहां से डेटा को जब आपको जरूरत होगा तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये रिट्रीवल जो है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं आप, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं, आप देखने के लिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके किसी भी पर्टिकुलर बच्चे का रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट में तो सारे बच्चे का डेटा बेस में सारे बच्चों का रिजल्ट है। अब आपने कहा कि रोल नंबर 5 का हमको डेटा रिजल्ट देखना है, तो रोल नंबर 5 का डेटा जो डेटाबेस से डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पर, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिट्रीवल। इट इज वेरी सिंपल ना, तो कहोगे यस सिंपल। ओके, तो रिट्रीवल आप समझ गया कि भाई अगर हमको स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले देना है डेटाबेस से कोई पर्टिकुलर डेटा को, तो दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल। नेक्स्ट आपने क्या लिखा है, इंसर्शन। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि इंसर्शन का मतलब आप समझ ले, जैसे अगर आपने डेटा, कुछ डेटा, अब मान लीजिए रोल नंबर, आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक, तो आप एक एक करके डेटा बेस में सबका डेटा डालेंगे, है ना। तो आपने डाला मान लीजिए रोल नंबर 5 का, फिर रोल नंबर 6 का, रोल नंबर 1 का। तो इस तरीके से डेटा को इंसर्ट करना कहा जाता है। इंसर्शन क्या हुआ, तो आप कहेंगे मैम इसका मतलब ये भी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करेंगे, मतलब डालेंगे, स्टोर करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल, ठीक ना, ये इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, डिलीट। तो आप कहोगे इसका मतलब डेटा को डिलीट करना होगा, तो एग्जैक्टली जैसे अगर किसी बच्चे का डेटा आपको क्या करना है, आपने इंसर्ट किया, तो उसी तरीके से डेटा आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस से डेटा को हटा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस, समझ गए। तो डेटाबेस क्या हुआ, तो इसमें दो शब्द आपको याद रहा क्या, एक तो ये इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है, दूसरा क्या करता है, ये डेटा स्टोर क्यों करते हैं आप, तो बिकॉज ऑफ डेटा फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, लाइक डिलीशन, लाइक रिट्रीवल, है ना। तो ये सब इफिशियंट होता है। अब ये सब इफिशियंट कैसे होता है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है, तो वो मैं करूंगी। फिर क्या लिखा हुआ, फ्रॉम डेटा एंड ऑर्गेनाइजेज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अच्छा देखिए, इस बात को अब आप समझिए कि डेटाबेस में आपने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये तो समझ गए आप कि भाई इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, और क्या होगा, रिट्रीवल होगा, ये सब ऑपरेशन हुए। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई डेटाबेस में डेटा आप किस फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो देखिए, वो जो फॉर्म ऑफ स्टोरिंग है डेटा का, वो एक फॉर्म हो सकता है टेबल, है ना। टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो टेबल मतलब क्या है, जो टेबल आप समझते हैं वही रो एंड कॉलम,
वो बैठने वाला सामान रखने वाला टेबल नहीं, जो हम लोग कंप्यूटर में टेबल किसको कहते हैं, जिसमें ऐसा जिसके अंदर क्या हो, रो हो और कॉलम में वो स्पेस क्या हो, डिवाइड किया हुआ हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो यहाँ उसी टेबल की बात हो रही है। तो आप जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, रो वाइज स्टोर करते हैं, और उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं हर रो में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्यूज। देखिए ये सब कुछ नए शब्द हैं, आपको आपको पूरे डेटाबेस में इसका चर्चा होना है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। व्यूज क्या होता है ना, जैसे देखिए आपके टेबल में तो हो सकता है 1000 बच्चों का इंफॉर्मेशन स्टोर हो, 10,000 बच्चों का इंफॉर्मेशन स्टोर हो, तो सो मेनी टाइम्स वी रिक्वायर 100 स्टूडेंट्स, है ना। कुछ उसमें फिल्टर करेंगे हम डेटा। अब वो डेटा किसी भी मतलब कंडीशन पर आप फिल्टर कर सकते हैं कि भाई ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिल्टर करने का, कि हम डेटा जो बच्चों का डाटा निकाल रहे हैं, वे उन्हीं बच्चों का हम डेटा निकाल रहे हैं जिनका मार्क्स 100 से ज्यादा आया हो, ठीक है। तो 100 से ज्यादा आए हो मार्क्स, ठीक है ना, तो ये 100 से ज्यादा आने वाले मार्क्स, हो सकता है 10,000 बच्चे आपके डेटाबेस में रखे हो, लेकिन 100 से ज्यादा 90 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले बच्चे 100 होंगे। तो ये टेम्पोररी टाइम के लिए मेमोरी में आपको डेटा जहां रखा जाता है वो क्या होता है, व्यूज कहलाता है। समझ रहे हैं ना कि आपने हम लोग उसके लिए कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, उसको क्वेरी कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, मेन टेबल से कुछ डाटा को रिट्रीव करके टेम्पोररी टाइम के लिए आपको दिखाने के लिए मेमोरी में रखेगा, तो दैट इज कॉल्ड व्यूज। समझ रहे हैं ना आप कि ये व्यूज में डेटा कहां से आएगा, टेबल से ही आएगा। और टेबल में डेटा कहां गया, तो जो कुछ भी आप इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में वो सब टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डाटा अगर कुछ कंडीशन पे निकालेंगे टेबल से, तो उसको हम लोग व्यूज में रखेंगे। स्कीमा क्या होता है, तो ये भी देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो स्कीमा क्या होता है, जैसे टेबल आप बनाते हैं, तो टेबल आप बनाएंगे तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे, तो बनाने से पहले यू नीड सम इंफॉर्मेशन ना, कि जैसे टेबल का नाम क्या होगा, उस पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम होंगे, उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, उस कॉलम में क्या किस तरह का डाटा स्टोर होगा, ठीक है ना। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन टेबल का होता है दैट इज कॉल्ड स्कीमा। तो सच कहिए तो पहले आप स्कीमा डिजाइन करते हैं, उसके बाद टेबल डिजाइन करते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। और फिर आपका क्या है, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं आप, जैसे रिपोर्ट आप करते हैं, ये भी एक रिपोर्ट का ही पार्ट है व्यूज, लेकिन व्यूज जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में आपका डाटा आता है, ठीक है। तो अब आप उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके आप रिपोर्ट बना रहे हैं कि भाई उसमें पहले कॉलेज का नाम लिखा हो, या आप कुछ अपना डिजाइन भी उसमें डालना चाह रहे हैं। डाटा तो वही 100 स्टूडेंट्स के रहेंगे, लेकिन थोड़ा उसको डेकोरेट आप करके निकालना चाह रहे हैं, है ना। जैसे आप कुछ हेडिंग में लिखना चाह रहे हैं, कुछ फुटर में लिखना चाह रहे हैं, तो वो कहलाता है रिपोर्ट। तो देखिए ये सब डेटाबेस से संबंधित चीजें हैं। तो आप जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेटाबेस, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई डेटाबेस इज इंटर कलेक्शन स्टोर्स इंटर रिलेटेड data, and on that data you have to perform operation like insertion, deletion or retrieval, etc, right? And on that data and for storing data what you have to create object like data कहाँ स्टोर होगा, तो टेबल, वो ऑब्जेक्ट टेबल हो सकता है, व्यूज हो सकता है, स्कीमा हो सकता है, उससे रिपोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब का सब पार्ट है किसका, डेटाबेस का, ठीक है। अब देखिए ये जो डेटाबेस होता है तो इसमें कई एक तरह के काम होंगे। तो इस काम को मेनली दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये डिवाइड क्यों किए गए हैं, तो देखिए पहले तो जैसे आप कॉलेज का ही एक कल्पना कीजिए, ठीक, कॉलेज है, क्लासरूम है, तो पहले तो कॉलेज में क्या होना चाहिए, कमरा बनना चाहिए, ठीक है। उस कमरे में क्लासरूम डिवाइड होने चाहिए, फिर उस क्लासरूम में बेंचेज लगने चाहिए, टेबल्स लगने चाहिए, है ना, ब्लैक बोर्ड्स लगने चाहिए, व्हाइट बोर्ड होने चाहिए, तब जाकर के आप क्लास चला सकेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से डेटाबेस में भी क्या होता है कि पहले आप डिसाइड करेंगे कि कितना तरह का डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करेंगे कि कितने टेबल्स बनेंगे, फिर उस टेबल्स के कितने कॉलम्स होंगे। तो ये सब जो डिजाइनिंग आपका तैयार होगा ये सब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होगा, ठीक है। और जब डेटा तो उस टेबल में आप डालना शुरू कर देंगे, मतलब इंसर्शन करेंगे या डेटा को डिलीट करेंगे, ठीक है ना, तो ये सब जो काम होगा या डेटा को अपडेट करने का काम, तो वो मैनिपुलेशन का पार्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि एक तो डेटा हम कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो ये सब जो काम करेंगे वो किस में करेंगे, मैनिपुलेशन में।
और डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किस में कहलाएगा, आई एम सॉरी, डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, मैनिपुलेशन। और डेटा कैसे अरेंज करेंगे वो किसका पार्ट होगा, डेफिनेशन का। तो देखिए डेफिनेशन में आपने डीडीएल इसको शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, डी फॉर डेटा, अगेन डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर लैंग्वेज। ठीक, तो डीडीएल में क्या क्या ऑपरेशन है, जैसे क्रिएट करना। ठीक, तो क्रिएट, जब जब आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा डेटाबेस में, तो वो डेटा डेफिनेशन का पार्ट होगा, है ना। जैसे टेबल का क्रिएट करना, व्यू का क्रिएट होना, है ना, ये सब अपने आप से तो नहीं क्रिएट होगा ना, रिपोर्ट का जनरेट होना, तो ये सब किसका पार्ट, ये सब किसके इसके ये किसका पार्ट होगा, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होगा। डेटा पर इसमें कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। टेबल जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो डेटा उसमें क्या स्टोर होगा उस पर कोई चर्चा नहीं, चर्चा इसकी होगी क्रिएशन में कि भाई टेबल का नाम क्या होगा, उस टेबल में कितने कॉलम होंगे, वो उस कॉलम के कितने टाइप, क्या क्या टाइप्स होंगे, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप किस कमांड से देंगे, क्रिएट कमांड से, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक मोटा मोटी आइडिया समझ रहे हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होगा, तो एक ऑपरेशन क्रिएट, समझ गए आप। तो क्या करता है ये क्रिएट, तो ये क्या क्या क्रिएट कर सकता है, तो टेबल क्रिएट कर सकता है, टेबल में आप इंडेक्सिंग लगा सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर। देखिए अब स्टोर्ड प्रोसीजर आपके लिए नया नाम हो गया। तो जैसे देखिए आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लूप चलाते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर भी आप अगर टेबल में डेटा जो स्टोर है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सम निकालना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं ऐसा, ठीक ना, तो उस पर लूपिंग लगा करके आपको कंडीशनल स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, तो ये सब सुविधा भी आपको डेटाबेस सिस्टम में है, जहां आप लूपिंग, जहां आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख करके एक फंक्शन बना सकते हैं और वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो सकता है, अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर। समझ रहे हैं आप, है ना। इसका नाम क्यों स्टोर्ड प्रोसीजर रखा गया, क्योंकि प्रोसीजर इसलिए क्योंकि इसमें भी कंडीशनल स्टेटमेंट लूप अगर डेटाबेस में आप डालना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन वे टू राइट अ स्टोर्ड प्रोसीजर, क्लियर। तो ये भी क्रिएट डीडीएल का ही पार्ट होगा, ठीक है ना। अब फंक्शन आप समझ रहे हैं कि भाई इसमें भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, है ना। तो फंक्शन भी आप उसी तरीके से इसमें भी आप क्या करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट लूपिंग वगैरह लिखेंगे। ट्रिगर, ट्रिगर बहुत ही पावरफुल चीज है ये। ट्रिगर का जैसे देखते हैं आजकल क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आप डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपने कुछ गलत डेटा इंसर्ट कर दिया तो वो अलाउ नहीं करता है डेटाबेस, है ना। तो वो एक मैसेज देता है आपको, ट्रिगर करता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग। तो एक ट्रिगर तो ये हुआ कि जो इनबिल्ट है सिस्टम में, और दूसरा जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अलर्ट देना, एरर मैसेज देना, है ना, अपडेट कर रहे हैं तो ये अलाउड है अपडेट की नहीं आपका या नहीं है, तो ये सब कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ट्रिगर के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो क्रिएट करने का काम होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। सेकंड क्या है, अल्टर। अल्टर जैसे आप अल्टर कराते हैं, आप अपने कपड़े का शेप चेंज कराते हैं, ठीक है ना। तो अल्टर यहाँ क्या है, यहाँ कोई कपड़ा तो है नहीं, यहाँ क्या अल्टर करिएगा, तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कहता अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है। अल्टर जैसे अगर आप टेबल आपने बनाया, तो टेबल आप बना रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्या करना पड़ा, कोई कॉलम को ऐड करना पड़ा या उसमें कोई कॉलम को हटाना पड़ा, तो ये सब जो है ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन को अगर चेंज करना है तो यू नीड अल्टर कमांड। अब ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है डेटाबेस में, समझ रहे हैं ना आप। उसी तरीके से ड्रॉप है, ड्रॉप का तो मतलब ही है हटा देना, निकाल देना, है ना। तो यहाँ हटाना निकालना मतलब क्या है, डिलीट करना, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको डेटाबेस से डिलीट करना होगा तो यू हैव कमांड एंड दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कमांड, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, व्यूज हो सकता है, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका ट्रंकेट करना, कहता है कि अगर मान लीजिए रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इंक्लूडिंग स्पेसेज, ओह खतरनाक कमांड है ये क्या करेगा, अगर ट्रंकेट आपने चला दिया
तो जितने भी आपके टेबल हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो पूरे स्पेस को भी रिलीज कर देगा, हटा खत्म कर माने छोड़ देगा, और साथ में वो ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर देगा, है ना। रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस अलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड। समझ रहे हैं ना कि अगर आपको डेटाबेस में रखे सारे रिकॉर्ड को, रोज को, इंफॉर्मेशन को हटाना है और उस स्पेस को भी रिलीज कर देना है, तो यू हैव टू यूज ट्रंकेट कमांड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखे इस लेक्चर में कि डेटाबेस होता क्या है और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का क्या काम है। ठीक है, अब कैसे काम करता है ये सब कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अगले क्लास में। उससे पहले अगले लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उसमें क्या क्या कमांड्स और क्या क्या काम होते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आप सुझाव देना चाहें तो प्लीज आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, और जरूर दें, और लेक्चर को प्लीज प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मैं बहुत जल्दी आपके साथ दूसरे लेक्चर में मिलूंगी। ओके, थैंक यू।